कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 20 लाख का सीटीसी मिला है। ओ मुबारक जी, हम तो अमीर हो गए। यू आर रॉन्ग। देखिए, बहुत बार हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं कि 20 लाख का पैकेज मिल गया, सीटीसी, राइट, 25 लाख का सीटीसी मिल गया, बहुत पैसा आने वाला है, हम अमीर हो गए। बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं समझते हैं सीटीसी फाइनलाइज करने से पहले कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से एक्चुअली में जो हम मंथली एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा एज अ सैलरी, वो उतना नहीं आता है। दुख होता है, राइट, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो डेफिनेटली लुक आउट फॉर दीज थिंग्स कि आपको एक्चुअली में ये ना लगे कि दैट द थिंग यू आर फाइनलाइजिंग इज एक्चुअली अ हिट इन द डार्क। आपको ये ना लगे कि आप तुक्का मार रहे हैं और पता नहीं भगवान मुझे अगले महीने कितना मिलेगा। ऐसा नहीं है, इट्स ऑल कैलकुलेटिव थिंग। आप सोचिए जरा, लेट्स डिस्कस। अगर आप इतने ब्रैकेट में, इतनी सैलरी में हैं तो आपका इतने % इनकम टैक्स स्लैब आता है। अगर आप इतनी सैलरी पे हैं तो आप इतना इनकम टैक्स स्लैब में आता है, 20%, 30%, वॉट एवर। वो भी हमें हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी होती है, बट आप एक्चुअली उसको कैलकुलेट करना सीखें, अपना सेविंग्स भी करना सीखें। वो कैसे कर सकते हैं? तो बात आती है फिक्स्ड पे की। दैट्स द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट। फिक्स्ड पे का क्या है? सारी दुनिया, मुझे समझ में नहीं आता सारी दुनिया फिक्स्ड पे बढ़ाने के पीछे क्यों भागती है। वैसे अच्छी चीज़ है, फिक्स्ड पे बढ़ाओ यार, तुम्हें मंथली ज़्यादा मिलेगा अगर ज़्यादा बेसिक पे होगी, स्पेशल अलाउंसेस होंगे। बट एक्चुअली में ना तुम अपना उतना ही ज़्यादा टैक्स कटवा रहे हो। ठीक है, तुम बेस पे बढ़ाओ, अच्छी बात है, बट एक्चुअली में प्लान इट अकॉर्डिंगली। बिकॉज अगर उस बेसिक पे, उस फिक्स्ड पे में से यू आर नॉट सेविंग, राइट, द गिवन अपॉर्चुनिटीज, यू आर नॉट सेविंग, तो आप उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो। आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, कुछ जितना मर्जी बेस पे बढ़वा लो। पहली चीज होती है प्रोविडेंट फंड। बहुत सारी जगहों पे आई हैव सीन कंपनीज वुड ऑफर यू 1800 ऑफ प्रोविडेंट फंड, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1800, समटाइम्स 1000 रुपीज, समटाइम्स 5000 अ मंथ पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर बेस सैलरी। देखो, स्टैंडर्डाइज तो 12% है, 12% पीएफ डिडक्ट होना आपकी बेसिक पे में से। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं यार प्रोविडेंट फंड में पैसा कटेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा, पहले निकाल लेंगे तो टैक्स पड़ जाएगा, पड़े ही रहेगा, पैसा आएगा नहीं हमारे पास, हमें तो मंथली ज़्यादा पैसा चाहिए भाई हाथ में। भाई तुम खुद सोच के देखो, प्रोविडेंट फंड तुम्हारा जो कट रहा है बेसिक पे में से, उतना ही तुम्हारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, अराउंड 12%, और उसका कुछ पोर्शन पेंशन में जाता है, 1200-1500 रुपये। तो यार वो हर महीने डबल कंट्रीब्यूशन कंपाउंड हो के आपके पीएफ में इन्वेस्ट हो रहा है। 1800 करवा रहे हो तो 3600 रुपये होगा। 20 लाख की सैलरी में 3600 रुपये पीएफ करवाओगे, डज नॉट मेक सेंस। 10%, 12% करवाओ। कई कंपनीज तो भाई कंट्रीब्यूशन ही ऑप्शनल रखती हैं। तुम ले लो 25 लाख का पैकेज, लेकिन पीएफ कंट्रीब्यूशन नील होगा। जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम्हारे हाथ में कख नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। प्रोविडेंट फंड आपकी सेविंग्स है, 12% मंथली, नॉट मंथली, आई मीन 12% एनुअली आपकी बेसिक का पीएफ कंट्रीब्यूशन आपकी ही सेविंग्स में जा रहा है, और उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, और सरकार उस पर 8.5 से 9%, 8.5 to 9% कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी दे रही है। तो यानी जितना लॉन्ग टर्म पे आपका पैसा आपके पीएफ में इन्वेस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे ऑन द लॉन्गर रन, राइट। तो पीएफ को ऐसी सेविंग्स मान के चलो कि डाल दी और भूल गए। ऐसा भी नहीं है कि हाँ आप पीएफ ही पीएफ करते रहो, 12% इज द स्टैंडर्ड, तो उतना तो लेके चलो, राइट। और ऐसा नहीं है, बहुत बचता है यार, मतलब एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, 12% पीएफ कटवाने पे भी आपको अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट देखने में जो खुशी होगी ना, ईपीएफओ में लॉगिन करके देख लो प्रोविडेंट फंड। और डू टेक केयर ऑफ इट कि आप प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन जरूर देखें वाइल फाइनलाइजिंग अ सीटीसी। जस्ट बिकॉज बहुत कंपनीज ऑप्शनल देती हैं, जैसे मैंने कहा 1500, 1800 इतने बड़े पैकेज में, सो आप यही ढूंढते रहते हो कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, वहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, अपना पैसा बचा लूँ। जब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी सेविंग्स पे मिल ही रहा है 8.5% का, तो आप क्यों ना ऑप्ट करो। पहली चीज़ खत्म। दूसरी चीज़, मील कूपन्स। हमारे में से सारे ये सोचते हैं सबसे बकवास चीज़ आज के टाइम पे मील कूपन्स है। बट आप सोच के देखो, आप मंथली 22 दिन ऑफिस जाते हो, अगर कोविड कंडीशन हटा दी तो 22 दिन जाते हो, बाकी सब सैटरडे संडेज होते हैं,
ठीक है, आप दिन का 3 टाइम खाना खाते हो, जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर करते होगे, ग्रोसरीज भी ऑर्डर करते हो, पेट्रोल भी भराते हो, ऑफिस जाते हो पेट्रोल भी भराते होगे। तो मान के चलो यार, ये सब खर्चे जो तुम कर रहे हो तुम्हारी जेब से ही जा रहे हैं ना, तुम्हारी सैलरी से ही जा रहे हैं। अगर तुम इसका कुछ पार्ट टैक्स सेव करके स्पेंड करो तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? तो एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर तुम उसको टैक्स वेवर पे लाओ और उसी में से ही अपने सब ऑर्डर करो, अपनी ग्रोसरीज मंगाओ, तो कैसा रहेगा? वो आपको टैक्स नहीं लगेगा उस चीज़ का। एज पर द रेगुलेशंस, कि अगर एक एम्प्लॉयर ने मील कूपन का ऑप्शन अपने एम्प्लॉय को वाइल हायरिंग और इन बिटवीन दी एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, तो दैट मीन्स हर दिन का 50 रुपये आप अपनी मील्स पे टैक्स वेव कर सकते हैं। यानी सालाना अराउंड 7,000 से 7,500 के बीच आप अपना खाने के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं, इंस्टेड एक्चुअली इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट इनटू योर बेसिक पे। बेसिक पे पर जाएगा, फिर से टैक्स लायबल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। अपने 7-8 हज़ार रुपये बचा लो, सही है। मील कूपन ऑप्ट करो, 7,000 रुपये सालाना सेविंग्स मिलेंगी आपको। जो 1,500-2,000 रुपये आपको मील कूपन के तौर पे उस कार्ड पे या कूपन पे मिल रहे हैं, उसे यूटिलाइज करो एज अ टैक्स वेवर। तीसरी चीज़, लीव ट्रैवल अलाउंस, LTA। देखो, बहुत बारी दिमाग में ये आता है कि LTA ऑप्ट ना किया तो क्या पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ ये होती है, क्लैरिफाई इट देयर एंड देन। जब आपको कोई LTA कॉम्पोनेंट मिल रहा है, लीव ट्रैवल अलाउंस, तो वो होता है कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल करो, आपको उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट रीइंबर्स हो जाएगा जो आपको CTC में मिलने वाला है। तो सबसे पहले यही क्लैरिफाई करो कि अगर मैं ये लीव ट्रैवल अलाउंस ईयर एंड तक क्लेम नहीं करता, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता ही नहीं, भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा घूमने का, मैं अक चुका हूँ, मैं घर पे बैठूंगा रजाई के अंदर, ठंड एंजॉय करूंगा, मैंने नहीं जाना, मेरा LTA क्या मेरे को मिलेगा? इट कैन बी क्लेम्ड इफ आई डोंट क्लेम इट ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल्स, राइट? ये जरूर पूछे अपने रिक्रूटर से। और 99% ऑफ द टाइम अगर आप वो क्लेम नहीं करते हैं तो मंथली आपकी सैलरी में वो LTA डिडक्ट हो के आपको पे आउट पे ही मिलेगा, यानी मंथली आपको सैलरी के पार्ट में ही मिलेगा। तो ये जरूर क्लैरिफाई करें, बिकॉज LTA स्पॉन्स अ गुड अमाउंट ऑफ योर CTC, जो कि अगर आप ट्रैवल के तौर पे, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रैवल सस्ता नहीं होता यार। आप एशियन कंट्री पे भी चले जाओ ना किसी, आपका 1.5 से 2 लाख रुपए फॉर 2 पीपल कहीं नहीं गया, आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो या तो आप अपनी बेसिक सैलरी में से दो जो एक्चुअली में टैक्स पे कटने वाली है, या तो LTA के पार्ट के तौर पे दे दो कि आप उसको कंपनी में दो और कंपनी आपको वही पैसा वापस कर दे आपकी विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन। तो आपको वेवर मिला एक तरीके का। तो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, LTA ऑप्ट करो। और ये जरूर पूछ लेना कि अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो आपको आपके स्पेशल अलाउंसेस या फिक्स्ड पे का पार्ट मिलेगा कि नहीं, बट उसको जाने मत दो, दैट्स द पॉइंट, राइट? अब बात आ जाती है कि सबसे बेकार कंपोनेंट शॉर्ट टर्म का जो मुझे लगता है ना, वो होता है ग्रेच्युटी और सुपर एनुटेशन। आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितने टाइम तक आप उस कंपनी में काम करेंगे। कई बार होता है कि हमें 4 महीने तक ही पता लग जाता है कि भाई ये कंपनी मेरे लिए नहीं है, भैया माफ़ करो मैं चला। कई बार आप उस जगह पे 7-7 साल 10-10 साल अपना पूरा रिटायरमेंट तक भी टाइम बिता देते हैं। आपको नहीं पता आप कहाँ घुस रहे हो, आपका काम कैसा होने वाला है, आपका मैनेजर कैसा, आपकी टीम कैसी है। कंपनी जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, आपका मैनेजर अच्छा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप तंग रहोगे। काम जितना मर्जी अच्छा हो, आप तंग रहोगे। तो ग्रेच्युटी और सुपर एनुटेशन हलवा है, किसी काम के नहीं। ग्रेच्युटी, अगर आप 5 साल तक एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं और आपको ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो आप 5 साल के बाद ही क्लेम कर सकते हो। अगर आपने 4 साल 6 महीने 7 महीने इवन 8 महीने तक भी उस कंपनी में जॉब करी है और आप उस कंपनी से रिजाइन दे के चले जाते हो, तो आपको ग्रेच्युटी का एक आनी या पैसा भी नहीं मिलेगा, पैसा, ठीक है? 4 साल 4.5 पौने 5 साल जॉब कर ली, लेकिन ग्रेच्युटी का एक पैसा नहीं मिलने का। तो डेफिनेटली प्लान इट आउट कि जो आप CTC कंफर्म करवा रहे हैं रिक्रूटर्स के साथ, सपोज 20 लाख का, तो उन्हें बोलिए कि आपको उस 20 लाख के CTC में ग्रेच्युटी इन्वॉल्व नहीं चाहिए। इट शुड बी एन एक्स्ट्रा इंक्लूडेड कंपोनेंट अपार्ट फ्रॉम योर CTC। आपके 20 लाख के ऊपर जितना ग्रेच्युटी वो देना चाहते हैं दें, एज पर द लिमिटेशंस और रेगुलेशंस। 22 लाख 23 लाख 24 लाख का CTC हो जाएगा, अच्छी चीज़ है। लेकिन आप जो 20 लाख एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं जो आपको मिलेगा, उसमें से ग्रेच्युटी मत कटवाइए, उसके ऊपर से कटवाइए, ठीक है? एंड सेम फॉर सुपर एनुटेशन। सुपर एनुटेशन इज वर्स्ट, नॉट वर्स्ट बट इट्स अ गुड, बट आई वुड से कि सुपर एनुटेशन 59 ईयर्स और 60 ईयर्स ऑफ सर्विस तक आपकी कंपनी आपका पैसा डाल रही है
और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस कंपनी में सुपर एनोटेशन तक रुकेंगे। ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल, लेकिन आपको पता है कि आप रुकोगे? कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आप जा सकते हो इस कंपनी से कभी भी। खुदा ना खास्ता निकाल दिए गए, कंपनी डूब गई, सुपर एनोटेशन तो गया, और 59 ईयर्स तक आप सेम कंपनी में जॉब कर रहे हो। इट्स हार्डली अ फैक्ट। बहुत लोग करते हैं, मुझे पता, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, गालियां भी मिलेंगी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि आप उस कंपनी में कितने टाइम रहने वाले हो। तो सुपर एनोटेशन जो आपको आज से 30-25 साल बाद मिलने वाली है, 59 ईयर्स या 60 ईयर्स में, डज नॉट मेक सेंस टू बी अ पार्ट ऑफ CTC। तो यानी कि अगर आप 20 लाख पे ही करके बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि ग्रेचुटी और सुपर एनोटेशन उसके अंदर इंक्लूडेड ना हो, उसके बाहर ही हो। 25 लाख का पैकेज करवा लीजिए, 24 का करवा लीजिए कि भैया मुझे 20 लाख ही मुझे दे दो, ग्रेचुटी और सुपर एनोटेशन तुम कर दो अपनी तरफ से, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मेरे को इतना चाहिए। जरूर ध्यान रखें CTC फिक्स करने से पहले। और ये सब CTC के ऊपर था। इफ़ यू रियली थिंक कि आपको बहुत कुछ सिखा के गया या थोड़ा सा भी कुछ सिखा के गया, तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस चीज़ के बारे में और समझना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप एक इंजीनियर है, डेवऑप्स इंजीनियर, SRE, एनी काइंड ऑफ अ थिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड। आप किसी चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आपको टैक्स स्लैब समझ में नहीं आता, आप किस किस जगहों पे टू सेव योर सैलरी टैक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कमेंट में ये मेरे को ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको लिटरली ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सही में सीखने को मिला हो, तो लाइक ज़रूर देना, और मुझे ज़रूर बताना कि अगर मैं कुछ इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और आपके रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ऐसे लेवल की जानकारी दे सकूँ। सो डेफिनेटली मेरे साथ बने रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा आपके दोस्तों के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने करियर पे नए आए होंगे, अपने करियर में जा रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। सो डू लुक आउट फॉर न्यू वीडियोज़, सब्सक्राइब। अभी के लिए आस्ता ला विस्ता।